अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है सरदैन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन 5 सोल्यूशन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथ फॉर बीकॉम पार्ट 1 टू इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 0332354913 एंड 0345313614। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट डेप्रिसिएशन। इसमें हम जो कवर करेंगे टॉपिक में वो डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन एंड रीजन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। नंबर 2 टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। नंबर 3 कैलकुलेशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। नंबर 4 सेल्स लॉस और गेन ऑन रिकॉग्नाइज। नंबर 5 सेल्स विदाउट रिकॉग्नाइज। नंबर 6 कंपुटेशन ऑफ न्यू लाइफ की भी इसमें हम कंपुटेशन करेंगे। ओके, सो नंबर 1 पॉइंट पे आ जाते हैं हम, डेफिनेशन एंड रीजन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या रीजन होता है इसका? ओके, सो नंबर 1 हमारा है डेफिनेशन एंड रीजन। डेफिनेशन एंड रीजन, एवरी कंपनी मेंटेन दिस अकाउंट फॉर द फ्यूचर पर्पसेस। फ्यूचर पर्पस के लिए ये यूज होता है ड्यू टू न्यू इन्वेंशन एंड इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। ओके, so depreciation meaning expired or consume the cost of fixed asset, that is called depreciation. Maintain this account for future expenses, basically future expenses in case अगर हमें करना पड़ जाए तो उस वजह से ये डेप्रिसिएशन की जो है वो हर कंपनी कैलकुलेशन कर रही होती है। इसके अपने मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा फर्दर। ओके, सो नंबर 2 हमारे पास है टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की बेसिकली कितनी कैटेगरीज होती हैं? तो वो हैं, expense are divided into two categories. Number 1 capital expenditure, number 2 revenue expenditure. Number 1 capital expenditure, profit more than one accounting period are aid in machine cost. Okay, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका प्रॉफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल से ज़्यादा अरसे तक हम हासिल करें, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जिसका प्रॉफिट हम हासिल करें एक्सपेंस करने के बाद, जिसका प्रॉफिट हमें एक साल से ज़्यादा अरसे तक हो। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्रॉफिट विद इन द पीरियड नेवर बी एड इन मशीन कॉस्ट और अदर फिक्स एसेट कॉस्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो साल में कई बार हमें पे करना पड़े। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक स्कूल ओपन किया, उसमें एक टीचर हायर किए, तो वो मंथली बेसिस पे आप उनको पेमेंट कर रहे होगे क्योंकि वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है, मंथली बेसिस पे, क्योंकि स्टूडेंट आ रहे हैं पढ़ रहे हैं तो वो आपको रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की कितनी काइंड्स हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, all of the expenses for making the fixed assets in usable condition। हर वो एक्सपेंसेस जो फिक्स एसेट को यूज के काबिल बनाए, वो हमारा मशीन की कॉस्ट में या फिक्स एसेट में ऐड होता है। और वो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? नंबर 1 इंश्योरेंस इन ट्रांसिट, नंबर 2 कस्टम ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी, नंबर 3 डिलीवर्ड कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरेज इन, फ्रेट चार्जेस। Okay, number 4 installation charges, number 5 foundation charges and architect fees, number 6 painting charges, number 7 inspection testing the fixed asset before use, number 8 packaging charges, number 9 registration fees, number 10 ordinary replacement in the machine cost, and number 11 overhauling and replacement of parts। ओके, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए सारे जो कि मशीन की कॉस्ट में हम एडअप करेंगे। अच्छा, नंबर 10 और नंबर 11 जो है, नंबर 10 पे है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिप्लेसमेंट इन द मशीन कॉस्ट, ओवरहॉलिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। ओके, सो ये मैं डिटेल में आपको डिस्क्राइब करूँगा नेक्स्ट सेशन में। अभी हम आ जाते हैं अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको बता रहा हूँ। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में स्टूडेंट आ जाता है सबसे पहले हमारे पास फायर इंश्योरेंस। ओके, जिसमें हमें ड्यूरेशन गिवन होता है डेप्रिसिएशन टॉपिक में कि ये 4 साल की है या 5 साल की। नंबर 2 रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन डैमेजेस चार्जेस, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा कि डैमेजेस हो गए, सो उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। और पैकिंग चार्जेस,
ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है कि प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर्ड हुई है उसको आप फिर पैक कर रहे हो, ठीक है। और नंबर 5 पे मेंटेनेंस फीस, लाइसेंस फीस, क्योंकि इसमें भी ड्यूरेशन होता है लाइसेंस में, तो 3 से 5 साल का, और ये रिन्यू करवाना पड़ता है बार बार, तो ये भी मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ओके, सो आ जाते हैं फर्दर हम अपने कैलकुलेशन पे। नंबर 3 पॉइंट्स हमारा कैलकुलेशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, सो मेथड कितने हैं इसके डेप्रिसिएशन के, वो मैं आपको अब बता रहा हूँ इसमें। नंबर 1 पे स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं इसको। नंबर 2 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। नंबर 3 वर्किंग आवर्स मेथड। नंबर 4 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग मेथड, बैलेंस रिड्यूसिंग मेथड, सम ऑफ द डिजिट मेथड। ओके, सबसे पहले आ गया स्टूडेंट हमारे पास स्ट्रेट लाइन और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, तो स्ट्रेट लाइन देखें, सबसे टॉप पे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, कि एयरली डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन एयर। सेल्वेज वैल्यू हो, स्क्रैप वैल्यू हो या रेजिड्यूअल वैल्यू, एक ही नाम है, एक ही चीज़ है और 3 नाम है स्टूडेंट इसके। ओके, सो इसके बाद नंबर 2 पे मैंने रीड किया था फॉर्मूला यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। तो यूनिट प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला है पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट, टोटल यूनिट प्रोड्यूस, जितनी भी लाइफ गिवन है हमें, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस में इसमें लाइफ गिवन होगी हमें। नंबर 3 पे था हमारा वर्किंग आवर मेथड। ओके, वर्किंग आवर मेथड में क्या होता है, पर आवर यानी आवर्ली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं इसमें हम, जिसका फॉर्मूला भी सेम ही है, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन आवर्स, मतलब टोटल वर्किंग आवर्स। ओके, सिर्फ चेंजेस इसमें यहाँ हो रही है, नीचे अपॉन में जो है दोनों में चेंज हो रहा है, जिसमें एयर की जगह हम लिख रहे हैं यूनिट और वर्किंग आवर्स में हम आवर्स, लाइफ की जगह इन एयर की जगह हम लिख रहे हैं आवर्स, ठीक है। तो सेम ही फॉर्मूले हैं स्ट्रेट लाइन की, ये तीनों मिलते जुलते फॉर्मूले हैं। अगर हमें लाइफ इन एयर दी हुई है तो हम लाइफ इन एयर वाला फॉर्मूला लिखेंगे, अगर लाइफ इन प्रोडक्शन दी हुई है तो प्रोडक्शन वाला नंबर 2 वाला लिखेंगे, लाइफ इन आवर्स दिए हुए इसका मतलब हम नंबर 3 पे जो हमारे पास फॉर्मूला है लाइफ इन आवर्स वाला वो हम मेंशन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम आ जाते हैं फर्दर आगे स्टूडेंट, जो कि है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं इसको, और बैलेंस रिड्यूसिंग मेथड भी बोलते हैं। ओके, सो इसका फॉर्मूला है बहुत सिंपल है स्टूडेंट, एयरली डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है ये हमारे पास, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस इक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। रेट हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, ठीक है। ओके, और अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, तो वो है स्टूडेंट सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड। ओके, सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसमें जो लिखा हुआ है देखें 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली इसमें। नंबर 1 पे लिखा हुआ है डेप्रिशिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सेल्वेज वैल्यू। नंबर 2 है SYD इज इक्वल टू, मतलब सम ऑफ द एयर डिजिट, SYD स्टैंड फॉर सम ऑफ द एयर डिजिट, इज इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद नंबर 3 पे लिखा हुआ है एयरली डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय SYD, मतलब सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड। ओके, सो इसमें मैंने डेटा भी शो ऑफ किया है ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसमें डेटा एक एयर का क्वेश्चन का डेटा मैंने लिया है इसमें से, जिसमें हमें लाइफ गिवन है 8 ईयर्स, ठीक है, मशीन की कॉस्ट गिवन है 2 लाख, सेल्वेज वैल्यू गिवन है 10,000, और SYD सबसे पहले इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो SYD की होती है, सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड की, ठीक है। ये जो सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड है, n की जगह हमने क्या लिखा, 8 लिख दिया, नंबर ऑफ एयर्स, मतलब n जो फॉर्मूला था हमारे पास SYD इज इक्वल टू, जो टॉप पे लिखा हुआ है देखें सेकेंड रो में, n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो n की जगह हमने 8 लिखा और इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो स्टूडेंट आया हमारे पास SYD कितना, 36, ठीक है, 36, मतलब जो मेन फॉर्मूला हम लिखेंगे उसमें ये SYD की जगह हमारे पास आएगा 36, और रिमेनिंग लाइफ पहले साल की वही 8 ईयर्स रहेगी। इसी तरह से हम
SYD निकालते हैं। और डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है कि कॉस्ट में से माइनस कर दी सेल्वेज वैल्यू। तो ये जो लास्ट में लिखा हुआ है देखें 2 लाख माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1,90,000, ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ओके, सो इसी तरह फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उसके बाद हमारे पास है कैलकुलेशन स्टूडेंट नंबर 4 पॉइंट, सेल्स लॉस और गेन ऑन रिकॉग्नाइज। ओके, तो कंप्यूटेशन लॉस और गेन विथ रिकॉग्नाइज। विथ रिकॉग्नाइज की कंप्यूटेशन कैसे होती है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका। बेसिकली कंप्यूटेशन लॉस और गेन ऑन विथ रिकॉग्नाइज, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन लिखेंगे हम, जो भी हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद लेस करेंगे लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, जितने साल का हमने डेप्रिसिएशन निकाला होगा वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 साल का निकाला, तो 5 साल के बाद जो उसकी बुक वैल्यू थी वो हमारे पास आ जाएगी। फिर बुक वैल्यू में से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, जो ऑप्शन लिखा हुआ है जो इसमें मेंशन है देंगे, लेस ट्रेड इन अलाउंस सेलिंग प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन। ट्रेड इन अलाउंस बेसिकली क्वेश्चन में जब गिवन होता है, और इसका मतलब ये होता है कि पुराना एसेट हमारा इस वैल्यू का गया है, ठीक है। तो बुक वैल्यू के बाद से मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, लेस ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे, लेकिन ट्रेड इन अलाउंस क्वेश्चन में गिवन होगा। सो जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस या गेन आ जाएगा। अगर बुक वैल्यू हमारी ट्रेड इन अलाउंस से ज़्यादा हुई तो मतलब हमें लॉस हुआ है, अगर बुक वैल्यू कम हुई और ट्रेड इन अलाउंस ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आ जाते हैं स्टूडेंट विदाउट रिकॉग्नाइज पे। तो विदाउट रिकॉग्नाइज की सिंपल कंप्यूटेशन है, जैसे इसमें एक कंप्यूटेशन हमें और करनी होती है जिसका नाम है कंप्यूटेशन ऑफ कैश पेमेंट। देखिए फर्स्ट कंप्यूटेशन लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैश पेमेंट। सबसे पहले इसमें उसी तरह से लिखते हैं, न्यू मशीन न्यू की कॉस्ट लिखते हैं, फिर लेस करते हैं ट्रेड इन अलाउंस, मतलब जो हमारी मशीन सेल आउट हुई है वो कितने की गई, वो ट्रेड इन अलाउंस जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कैश पेमेंट, मतलब करंट हम इतना कैश पे करेंगे जितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। सो उसके बाद विदाउट रिकॉग्नाइज की हम कैश कंप्यूटेशन के बाद हम करेंगे कंप्यूटेशन, इसमें कंप्यूटेशन ऑफ विदाउट रिकॉग्नाइज। विदाउट रिकॉग्नाइज में क्या करेंगे हम स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन लिखेंगे सबसे पहले, फिर लेस कर देंगे वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। तो उसके बाद बुक वैल्यू आ जाएगी। अब बुक वैल्यू में क्या करेंगे हम, ट्रेड इन अलाउंस माइनस नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या कर देंगे, ऐड कैश पेमेंट। जब कैश पेमेंट ऐड करेंगे तो न्यू मशीन जो हम परचेज कर रहे होंगे उसकी हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी।